हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, यानी धारिता क्या होती है और संधारित्र क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। साथ ही साथ हमने कहा था कि जो धारिता होता है वो क्या होता है कि वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने कहा था कि संधारित्र की धारिता को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी हमने बताया था। क्या फॉर्मूला निकला था? C बराबर Q बाई V। इस पर हमने क्वेश्चन आपको करवाया था 2-3। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो C है, जो चालक की धारिता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूले में C बराबर Q बाई V है, तो क्या जो C है वो निर्भर करेगा Q पर, यानी क्या आवेश बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी? नहीं। क्या C निर्भर करेगा V पर? नहीं। तो C ना तो Q पर निर्भर करता है और ना ही V पर निर्भर करता है। V क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, तो किन बातों पर निर्भर करेगा? और C है क्या? संधारित्र की धारिता है। कोई भी संधारित्र जो है उसकी धारिता है, धारिता यानी क्षमता उसकी है। ठीक है ना, कि कितनी प्रकृति का वो आवेश रख सकता है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है? इन दोनों पर तो निर्भर नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया। तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो पहला है कि चालक पदार्थ की प्रकृति। जो चालक पदार्थ है वो किस प्रकृति का, किस मटेरियल का बना हुआ है, इस बात पर भी उस चालक की धारिता निर्भर करेगी। ठीक है, साथ ही साथ कोई आवेशित चालक है, जैसे मान लीजिए कि ये चालक है कोई, ठीक है, और इस पर पॉजिटिवली चार्ज है कुछ इस तरीके से, ये हो गई। आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही तो धारिता कहलाती है। तो इसकी धारिता C है। ठीक है, अगर हम लोग इसके पास कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखते हैं, ठीक है, तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। अब क्यों होता है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो यह किसी चालक की धारिता इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके पास किस प्रकृति का आवेशित चालक रखा गया है। बात समझ में आई है? किस प्रकृति का आवेशित चालक रखा है उसके पास, इस बात पर भी निर्भर करेगा। अगला देखिए, परावैद्युतांक। अगर पदार्थ है यानी कोई चालक है तो उसमें परावैद्युतांक की मात्रा क्या है, इस बात पर भी वो निर्भर करेगा उसकी धारिता। ठीक है, साथ ही साथ उसकी डायमेंशन पर भी निर्भर करेगा, यानी चालक की डायमेंशंस क्या है, इन बातों पर वो निर्भर करेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है उसका, उसकी एरिया पर भी निर्भर करेगा। तो इन सारी चीज़ों पर किसी भी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, ना कि वो आवेश पर निर्भर करेगा और ना ही V पर निर्भर करेगा, वो इन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसा कि हमने यहाँ पर दिखा दिया कि कोई गोलीय चालक है तो इसकी धारिता ये होगी, क्या होगी? C हमने जस्ट दिखा दिया है, लेकिन निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो अब हमारी अगली हेडिंग वही है कि किसी गोलीय आवेशित चालक की धारिता कितनी होगी और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हाँ जी, तो अब हम लोग देखते हैं कि कोई अगर गोलीय चालक है तो उसकी धारिता हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर कोई गोलीय चालक माना है जिसकी त्रिज्या R है और उसको जितना वो आवेश ग्रहण कर सकता है, टोटली हमने उसको आवेश दे दिया है +Q तक। ठीक है, जिसके कारण उस पर जो विभव उत्पन्न हुआ है वो है V और इसकी धारिता हमने मान लिया है कि C है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, माना किसी गोलीय चालक G, इस चालक को हमने G नाम दे दिया है। ठीक है ना, ये गोलीय चालक जो है उसको हमने G नाम दे दिया है, जिसकी त्रिज्या R है। गोलीय चालक को पूर्णतः जितना वो आवेश ग्रहण कर सकता है उतना हमने +Q आवेश से आवेशित कर दिया है, टोटल ये है। ठीक है ना, +Q आवेश। तब उस चालक पर उत्पन्न विभव V है, तो उस पर जो विभव उत्पन्न होगा वो कितना हुआ? V हुआ। और उसका फॉर्मूला क्या होता है विभव का? और ये जो प्रक्रिया है वो एयर या वैक्यूम में हो रहा है, यानी निर्वात या वायु में है। ठीक है ना, तो उस अवस्था में VA, A फॉर एयर, ठीक है ना, एयर में ये है 1/4πε0 Q/R विभव होगा। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है विभव वाले चैप्टर में। तो ये इस पर विभव उत्पन्न हुआ, उसको Q आवेश हमने दिया, तो उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इस पर धारिता कितनी होगी? हम जानते हैं कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई V। ठीक है, तो यहाँ से CA हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो गोलीय चालक है वो कहाँ रखा है? निर्वात या वायु में रखा है। ठीक है, तो CA = Q बाई V। तो V की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे तो 1/4πε0 Q/R। तो ये Q और Q मर गया, कितना बचा? 4πε0R। ठीक है, इसका मतलब इसकी ये जो गोलीय चालक है उसकी धारिता कितनी होगी भैया? तो CA = 4πε0R। ये किस में है भैया? तो ये है हमारा एयर में रखा गया है, एयर या वैक्यूम में, यानी निर्वात या वायु में। अगर यही चालक अगर मीडियम में रखा गया हो
अगर ये चालक मीडियम में रखा जाएगा तब क्या होगा, माना वह चालक या गोलीय चालक जी माध्यम के, या ऐसे लिख देता हूं, चालक जी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इसी को हमने उठाकर किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है। तब धारिता क्या हो जाएगी, हो सी उसमें आ जाएगा, तो सी एम लिख देता हूं, एम फॉर मीडियम। किसी मीडियम में वो क्या होगा, तो वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के उसमें इंक्लूड हो जाएगा, और ये आर। तो ये मीडियम में किसी गोलीय चालक की धारिता होगी, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड मारेंगे। तो जब डिवाइड मारेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो CM बाई CA, तीसरे वाले में दूसरे से भाग दिया हमने, तो क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, ये जो CM है वो कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये सब कट गया, कितना होगा, CM इज इक्वल टू, या CM बटा CA इज इक्वल टू K। तो यहाँ से CM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CA इंटू K। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी गोलीय चालक को K वाले परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाए तो उसकी धारिता K गुना बढ़ जाती है। आपने देखा कि जब माध्यम में हमने रखा था तो उसकी धारिता ये थी, लेकिन जब मीडियम में रखा तो उस अवस्था में ये था, ठीक है। इसका अर्थ यह है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमने देखा कि CM इज इक्वल टू CA इंटू K आ रहा है। इसका मतलब कि जब माध्यम में मैं रखूंगा तो जो वायु में उसकी धारिता थी वो तो थी ही, वो तो है ही अभी भी, लेकिन उसका मल्टीप्लाई हो गया है K वाले मीडियम के परावैद्युतांक से, ठीक है। K परावैद्युतांक वाला जो माध्यम है उससे उसका मल्टीप्लाई हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी गोलीय चालक को, ठीक है, किसी माध्यम में रखा जाए तो उसकी धारिता भी जिस प्रकृति का, जितनी मात्रा का परावैद्युतांक होता है उतना गुना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ना कि जो धारिता है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो उस चालक के अंदर किस मात्रा में परावैद्युतांक भरा गया है, ठीक है। इस बात पर वो निर्भर करता है, जो कि यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। अब इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये जो फॉर्मूला हमने बताया ये आपको समझ में आ जाए और अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है। याद रखिएगा ये तीनों फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमने अभी 3 फॉर्मूले पढ़े उस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमने पहला बताया कि अगर कोई गोलीय चालक है, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता किसमें, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में, ठीक है। वो क्या होता था, CA इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता था, ठीक है, पहला फॉर्मूला, ठीक है। माध्यम में अगर होगा तो जिसका परावैद्युतांक K हो, ठीक है, तो उसके लिए CM इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर लिखा था। बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। और इन दोनों में जो रिलेशन हमने निकाला था वो निकाला था कुछ इस तरीके से कि CM इज इक्वल टू CA इंटू K, यानी कि अगर किसी गोलीय चालक की धारिता निर्वात या वायु में CA है और उसको किसी अन्य माध्यम में जिसका परावैद्युतांक K है में रखा जाता है तो उसकी जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है K गुना, ठीक है। ये रिलेशन हमें बताता था, ठीक है। अब इन्हीं 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है कि पृथ्वी को 6.4 इंटू 10³ किलोमीटर त्रिज्या का गोलाकार चालक मानकर पृथ्वी की विद्युत धारिता की गणना कीजिए। यानी कि पृथ्वी जो है, मान लीजिए कि ये कोई पृथ्वी है, इसकी रेडियस हमने मान लिया कि भैया
आर बराबर 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर है, मान लिया, वैसा दिया भी है वहाँ पे। तो मीटर में कितना हो जाएगा हो, 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, 3 और 3 कितना, 6, तो 10⁻6 मीटर, ये इसकी रेडियस हमें मिल गई। और इसमें दो क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो पहले वाले में माध्यम मध्यम की बात नहीं की गई है, तो समझ लीजिए कोई निर्वात में ही रखा गया है, निर्वात या वायु में ही है। तो निर्वात या वायु में उस पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4πε0 इंटू आर। हम जब आपको कुलाम नियम पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि F = 1/4π, दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता था, यही होता था ना। जहाँ पर हम लोग 1/4πε0 को क्या लिखते थे, 1/4πε0 को हम लोग लिखते थे 9 × 10⁹, यही लिखते थे ना। अच्छा, अगर ये यहाँ पर आए और ये यहाँ पर जाए तो क्या हो जाएगा, ये 4πε0 इधर आ जाएगा, 4πε0, और 9 × 10⁹ को इधर लिख लो। इसका मतलब कि 4πε0 को आप क्या लिख सकते हो, 1/9 × 10⁹। तो इसके जगह पर हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है सर, लिख लिया, समझ गया इस बात को। तो देखो अब लिखने जा रहा हूँ मैं इसको 1/9 × 10⁹, ठीक है। और रेडियस कितना दिया है यहाँ पर 6.4 × 10⁻6, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6.4/9 और ये 10⁻³ क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हो, देखें तो 7.11 × 10⁻⁻3, ठीक है ना, 7, ठीक है, ठीक है। तो जब ये पॉइंट को यहाँ तक लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो CA = 711 × 10⁻6 फैरड, क्योंकि फैरड क्यों भैया, तो जो धारिता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरड होता है, ठीक है। अब फैरड बड़ी यूनिट है तो उसको आप माइक्रो फैरड में जब बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो फैरड बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 फैरड, यही होता है ना, 10⁻⁻6 फैरड। इसका मतलब कि फैरड को, या यूँ कह कि माइक्रो फैरड को फैरड में बदलने के लिए हमने क्या किया होगा कि 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो जब इसको, ये फैरड है, इसको माइक्रो फैरड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, CA = 711 माइक्रो फैरड। तो ये तो हमारा अभी किस में है, निर्वात या वायु में है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर इसको हम लोग ऐसे माध्यम में रखें जिसका प्रवैद्युतांक कितना है, K = 81 है, तो क्या हो जाएगा, तब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, तो बस जो निर्वात में निकला है उससे आप K से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 81 से आप उसमें क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको माध्यम में भी उसकी धारिता मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर इतने में ही सोल्व कर देता हूँ, CM = CA × K से, ठीक है। तो ये आया है 711 × 81 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो फैरड में माध्यम में आपकी धारिता फाइंड आउट हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना उसमें क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और आपने देखा कि उस फॉर्मूले का यूज हमने किस तरीके से किया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई गोलीय चालक है, तो हम जो सर्किट बनाते हैं या देखते हैं आप, तो उसमें ना ये धारिता कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया रहता है, ये 2 डंडे से। तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो मान लीजिए, देखो हमने कहा कि अगर ये कोई गोलीय चालक है जिसकी रेडियस कितनी है, R है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो इसकी जो धारिता होती है वो CA = 4πε0 R होता है, यही तो बोला हमने, हाँ सर बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि R बराबर 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर। अब 1 मीटर है, इतना बड़ा हो कि ना हो, इतना बड़ा तो होगा ही। अच्छा, तो उस अवस्था में इसकी धारिता कितनी होगी, समझिएगा। 4πε0 को मैं लिखने जा रहा हूँ, या इसको मैं 1 मीटर लिख रहा हूँ, और 4πε0 को 9 × 10⁻9, ये ठीक है।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.00000333600 ऐसे करके 11 ऐसे आता है सी। इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे तो कुछ इस तरीके से क्वांटिटी आएगी। तो हम देख रहे हैं ये कि यार 1 मीटर अभी तो वो रेडियस है, रेडियस का जब दोगुना करेंगे तो हमें डायमीटर मिलेगा। तो सोचो कि उतना बड़ा गोला हो गया, इतना बड़ा गोला हो गया, तो अब भी उसकी जो धारिता है वो कितनी कम है कि नहीं? ये देखो 0.000000011 ऐसे आ रहा है, कम है कि नहीं है? तो हमें क्या चाहिए कि पहली बात तो उसकी साइज छोटी हो। क्या जो पंखे में कैपेसिटर लगाते हैं ये या यूं कहें कि कंडेंसर जो लगाते हैं, क्या उसकी साइज इतनी बड़ी है? नहीं, इतना छोटा सा डिवाइस होता है वो कंडेंसर। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि भैया जो डिवाइस है या यूं कहें कि जो धारिता है या संधारित्र जो है उसकी साइज छोटी हो, साइज उसकी क्या हो? छोटी है, और जो उसकी धारिता है, जो उसकी कैपेसिटी है एनर्जी को स्टोर करने की, वो ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, इसकी जो साइज है वो बड़ी है और जो उसकी धारिता है यानी यूं कहें कि उसकी जो कैपेसिटी है वो तो कम आ रहा है। तो इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो हम कुछ ऐसा करें कि भैया इसकी साइज छोटी हो जाए और उसकी धारिता बड़ी हो जाए। तो क्या किया गया, समझिएगा, क्या किया गया कि ये जो आवेशित गोला था, ये जो आवेशित गोला था, ठीक है, समझिएगा भाई साहब, मान लीजिए प्लस चार्ज है, माइनस भी हो सकता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, प्लस क्यू से आवेशित किया गया। जब इसके पास कोई अनावेशित चालक रखा गया, अनावेशित का मतलब कि ये आवेशित नहीं था, ये आवेशित नहीं था, तो हुआ क्या कि प्रेरण के कारण, प्रेरण आपने पढ़ा होगा, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, ठीक है, प्रेरण के कारण इसके करस्पॉन्डिंग यानी इधर इसके पास वाले ये जो भाग हैं इस पर नेगेटिव चार्ज अरेंज हो गए, और क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो इनसे प्रतिकर्षित होकर प्लस वाले चार्ज जो इसमें के अरेंज हुए वो कुछ इस तरीके से हो गए, कुछ इस तरीके से हो गए। तो अब हमने जब देखा, अब जब हम लोग इसकी धारिता को मापे तो हमने पाया कि इनके ऐसा होने की वजह से जो इसकी धारिता थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। पहले जो इतनी थी अब थोड़ी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। इससे देखा गया कि भैया ऐसा है कि कोई पॉजिटिवली बॉडी पहली बात तो हमारे पास थी और कोई अनावेशित बॉडी थी जिसमें प्लस और माइनस चार्ज तो होते ही हैं, ठीक है, बस बात इतनी सी है कि उसमें सभी बराबर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिवली बॉडी थी तो इससे प्रेरित होकर जो इसके नेगेटिव चार्ज थे वो इधर की तरफ आ गए और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो प्रतिकर्षण के कारण उधर अरेंज हो गए, जिनकी वजह से अब इसकी जो धारिता थी वो बढ़ गई। किनकी वजह से? ये नेगेटिव आवेशों की वजह से। तो अब देखा गया कि वो हो, इसका मतलब कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाने पर इसकी धारिता बढ़ रही है। ठीक है सर, तो क्यों ना अभी तो ये आधा ही ऋणात्मक आवेश लिया है, क्यों ना एक ऐसी बॉडी लाई जाए जो टोटली नेगेटिव चार्ज हो, तो हो सकता है कि कुछ और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो बिल्कुल जब हम लोग किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास, ठीक है, जिसकी धारिता कितनी हो, सी हो, के पास किसी नेगेटिव बॉडी को लाते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने नहीं वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि जो इसकी धारिता है वो बढ़ गई, उसकी धारिता क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग इसको हमेशा जो कैपेसिटर होता है उसमें हमेशा दो बॉडी लेते हैं। आगे चलकर आप प्लेटों के बारे में भी पढ़ोगे कि एक प्लेट पॉजिटिव होगी और दूसरी प्लेट नेगेटिव होगी। ठीक है, प्लेट हो सकता है लेकिन ऐसे भी बन सकता है, लेकिन उस तरीके से ज़्यादा आसानी पड़ती है। ठीक है, इसलिए जो हमारा संधारित्र है, कैपेसिटर है, वो हमेशा एक यूं कहें कि
एक सिस्टम में होता है। सिस्टम में होने का मतलब क्या होता है कि एक पॉजिटिव बॉडी होगी और दूसरी नेगेटिव बॉडी होगी, तब उसकी धारिता बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू दिस बॉडी। इसकी जो धारिता थी इसकी अपेक्षा अब इसकी जो धारिता है वो बढ़ गई, यानी ज्यादा हो गई। ठीक है, इसलिए हम हमेशा कैसा बनाएंगे भैया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये गोलाकार ही होगा। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि भैया दो प्लेटें होंगी कुछ इस तरीके से, एक पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हमने कर दिया और दूसरी प्लेट नेगेटिवली ऐसे हमने चार्ज कर दिया। तो हमें तो यही सिस्टम चाहिए था कि एक बॉडी पर पॉजिटिव हो और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव हो। तो ये हमारा कैपेसिटर का काम करने लगा, उसमें क्या है। इसलिए हमने वहां पे एक क्वेश्चन जो किया था उसमें डायरेक्ट संधारित्र को ऐसे दिखा दिया था। ठीक है, अब समझ में आया कि हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि उसकी जो धारिता है वो उससे ज्यादा आती है। बात समझ में आई। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स जो होती हैं उनकी